नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नाटक भाग को, जो कि यूजीसी नेट इकाई 8 में लगा हुआ है। यूजीसी नेट इकाई 8 में लगा हुआ है। ये चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया, ये चंद्रगुप्त का नाटक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। एक ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। अंक 1 में टोटल 11 दृश्य हैं, जबकि हम लोग 4 दृश्य देख चुके हैं और 5 से लेकर के 11 हम लोग देखेंगे। चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिए। देखते हैं। अगर पात्र चर्चा की बात कर लें तो ऐसे ही मौखिक देख लेते हैं। इसमें कुल पात्र कितने हैं? तो कुल पात्र इसमें 35 हैं। कुल पात्र की बात कर लें तो इसमें 35 हैं और 35 पात्र में 11 स्त्री पात्र हैं। 11 स्त्री पात्र हैं और आपके 24 जो हैं पुरुष पात्र हैं। 24 पुरुष पात्र हैं। और प्रथम भाग में अगर दृश्य की बात कर ले तो प्रथम अंक में कुल 11 दृश्य हैं। तो हम लोग देखते हैं आज दृश्यांतर 5 को, जबकि 4 तक देख चुके हैं। दृश्यांतर 5 चलते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नगर की सीमा में कह रहे हैं, नगर की सीमा में सार्थवाह धनदत्त गिरते हुए अपने पैरों को रखता बाई नासिका बंद किए दाहिनी जोर जोर से श्वास फेंकता हुआ 1 2 3 4 5 कहते आता है। सामने से बड़ी बड़ी जटाओं वाला एक आजीवक लंबा सा बांस लिए चादर ओढ़े उसके सम्मुख आकर जोर से छींक देता है। धनदत्त घबरा कर बैठ जाता है और उसे देखते नेपथ्य की ओर हाथ उठाकर रोकने का संकेत करता है। आजीवक हंसने लगता है। अब देखिए धनदत्त क्या कहता है। धनदत्त शाक्रोध गुस्से में, तुम हंस रहे हो? आजीवक कह रहा, तो क्या रोऊं? धनदत्त कहता है, अरे नहीं नहीं, तुमने छींक तो दिया ही है, अब यात्रा के समय रोने भी लगोगे? आजीवक कह रहा है, फिर क्या होगा? धनदत्त कह रहा है, कहीं राह में कुएं सूख जाएं, कि अगर तुम्हारे रोने से कहीं राह में कुएं सूख जाएं, घोड़े और बैल मर जाएं, डाकू घेर लें, आंधी चलने लगे, पानी बरसने लगे, रात को प्रेतों का आक्रमण हो, गाड़ियां उलट जाएं। आजीवक कह रहा है, फिर आगे देखिए। धनदत्त कह रहा है, तुम्हारा सिर। गुस्से में धनदत्त कह रहा है, तुम्हारा सिर। मैं जा रहा हूं इतनी दूर, शकुन देखकर घर से निकला था। तुम पूरे व्यतीतापात की तरह मेरी यात्रा में व्याघात बन रहे हो। आजीवक कह रहा है, यह बात है तो तुम अपनी यात्रा करो। आजीवक कहता है, अगर यह बात है तो तुम अपनी यात्रा करो। जाने के लिए मुंह फिराता है, दूसरी ओर से दौड़ता हुआ चंदन आता है। आजीवक आजीवक को पकड़कर घुमा देता है। आगे देखिए। पकड़कर घुमा देता है चंदन। चंदन कहता है, अब चले कहाँ? आजीवक से, यह देखो सामने इतने मनुष्यों का झुंड, सबको 11 पग दाहिने स्वर में चलकर चैत्य वृक्ष के नीचे रुक जाना था, सो 5 ही चल सके। अब तुम भी यहीं ठहरो। आजीवक कहता है, अरे चल भी। कह रहा है, अरे चल भी। 11 पग चलने के लिए इतना बड़ा आयोजन। चंदन आश्चर्य से धनदत्त को देखता है। धनदत्त क्रोध से आजीवक को झकझोर कर हिला देता है। चंदन कहता है, ठहरिए, मैं पूछ तो लूं आजीवक से। अरे भाई, तुम दार्शनिक हो। आजीवक कहता हूँ। चंदन कहता है, तुम्हारा क्या सिद्धांत है? पृथ्वी जल है या अचल? अग्नि में जल है या नहीं? पानी गर्म करने से जीव मरते हैं कि जल शुद्ध हो जाता है? आजीवक चुप रहो। आगे धनदत्त कहता है, मैं पूछता हूँ कि जब शकुन देखकर ब्राह्मण का आशीर्वाद लेकर घर से मैं निकला तो तुम ठीक उसी समय मेरे पथ में वन बिलाव की तरह क्यों आ गए? वन बिलाव मीन्स वन की जो बिल्लियां होती हैं उसको कह रहा है, वन बिलाव की तरह तुम मेरे पथ में क्यों आ गए?
मुझे जाना है तक्षशिला, फिर सिंधु देश, फिर शिव जनपद में। आजीवक कहता है फिर। धनदत्त कहता है, क्या सब तुम्ही को बता दें? व्यापार में घूर रहस्यों को तुम जैसे जटाधारी नारियल की खोपड़ी क्या समझेगी? आजीवक कहता है, तो मैं पूछता कब हूँ? आजीवक कहता है, तो मैं पूछता कब हूँ? चंदन कहता है, पर जो अपशकुन हो गया, अब हम लोग ना पीछे लौट सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं। आजीवक कहता है, यही तो पुरुष कुछ नहीं कर सकता है। चंदन कहता है, आश्चर्य से क्यों? आजीवक कहता है, क्योंकि उसमें ना कर्तव्य है ना कर्म है। धनदत्त कहता है, यह तुम क्या कहते हो? आजीवक कहता है, यही तो, क्योंकि उनमें वीर नहीं। धनदत्त कहता है, यह तो हुई पुरुषों की बात, भला स्त्री? आगे देखिए चंदन अब क्या कह रहा है। चंदन कहता है, अरे अरे, मैं तो भूल ही गया था। धनदत्त कह रहा है, क्या भूल गए थे? चंदन कहता है, मेरी स्त्री ने मुझसे कहा कि तक्षशिला की दुकानों में चीन देश का हालाहल मिलता है, थोड़ा सा लेते आना। और आपकी, धनदत्त की स्त्री कह रहा है कि और आपकी श्रीमती जी कह रहा है, आपकी श्रीमती जी ने भी मांगा है टांगन टांगन देश का सोने का चूड़ 27 थैली। धनदत्त लंबी सांस लेकर, किंतु जटाधारी जी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। दौड़ कर जाओ चंदन, दोनों से यही कहते जाओ। चंदन कहता है, किंतु बिना थैले के घर नहीं लौट सकते, समझा? धनदत्त कहता है, अरे चंदन, कोई उपाय बता, क्या करूं? मुहूर्त तो निकला ही कह रहा, मुहूर्त तो निकल ही गया। अब चैत्र वृक्ष के नीचे विश्राम करूं या घर लौट चलूं? फिर कोई दूसरा शकुन देखकर यात्रा होगी। अजीवक कहता है, तुम नियत के कीड़े, तुम नियत के कीड़ा कुदंत, कुछ ना कर सकोगे। चंदन कहता, श्रीमान, इस आक्रमण को मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए आप यहीं चित लेट जाइए और कुछ कर दिखाइए। धनदत्त लंबी सांस लेकर इधर उधर देखता हुआ बैठ जाता है। चंदन कहता है, हाँ हाँ, लेट जाइए, कहता हूं ना। कुंदक को ऐसी कुंदक की ऐसी तैसी क्यों महाराज? अब कोई कह रहा है, क्यों महाराज अब कोई उछाले इस गेंद को? धनदत्त लेटा हुआ, अरे चंदन, यह साधु सच तो नहीं कह रहा है? पुरुष क्या सचमुच कुछ नहीं कर सकता? चंदन कहता है, हो सकता है, ठहरिए। कहता है, ठहरिए, मैंने कहीं पढ़ा है। चंदन कहता है कि ठहरिए, मैंने कहीं पढ़ा है। ये वह पंक्ति है, ना ना कर्तव्यम ना कर्मोपि। ठीक तो आप कह रहा है, ठीक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आजीवक कहता है, चंदन, तुम तो खूब घिसे हुए हो। दौड़ते हुए दासी का प्रवेश धनदत्त से ठोकर खाकर गिरते गिरते बचती है दासी। हतेरे की स्वामी कहाँ है चंदन? चंदन कहता है, अंधी देखती नहीं, किससे ठोकर लगा रही है? दासी कान पकड़कर दांत से जीभ दबा लेती है। आजीवक, क्यों भाई सार्थवाह, कुंदक कुंदक बने की नहीं? इसमें धनदत्त कहता है, ठहरो जी दासी से, क्या कहती है रे? अब और कुछ? दासी कहती है, स्वामिनी ने कहा है 7 जोड़ी कश्मीर का सूक्ष्म कंबल, जिस पर स्वर्ण तारों से फूल बने हों, और चीन की 17 रेशमी साड़ियां ले आने के लिए कहना, मैं भूल गई थी। धनदत्त सांस लेकर उठ बैठता है और कहता है, भाग यहाँ से। दासी जाती है, दूसरी ओर से एक राजपुरुष आता है। उधर आजीवक को देखता हुआ फिर धनदत्त की ओर झुकता है। धनदत्त फिर सांस खींचता हुआ लेट जाता है। आगे देखिए, आगे क्या होता है। राजपुरुष कहता है, यह क्या सार्थ हुआ? सार्थ हुआ, धनदत्त को किसी ने मारा पीटा है क्या? धनदत्त कहता है, धनदत्त रुआंसे सुरों में, मारा पीटा ही नहीं, बिल्कुल हत्या की गई है, कुछ करने लायक नहीं रह गया। आगे राजपुरुष कहता है, ओहो, समीप से देखकर कहीं चोट तो नहीं दिखाई देती जी? धनदत्त कहता है, बहुत सी चोटें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। चंदन कहता है, जैसे आंखों की चोट। धनदत्त कहता है, ओह, वह तो जात पात की बात है।
आंखों से लगी हुई चोट को आंखों देखने देगी। आगे देखिए चंदन कहता है, और बाद की चोट, और बाद की चोट राजपुरुष कहता है, तो फिर हुआ क्या, किसने क्या कहा। धनदत्त कहता है, देखते नहीं सामने भदंत खड़े हैं पूरे छदंत, सामने भदंत खड़े हैं पूरे छदंत। राजपुरुष कहता है, इन्होंने क्या, इन्होंने श्राप दिया है। अजीवक कहता है, यह ज्ञानी है संदिग्ध है। राजपुरुष कहता है, सुनो सार्थवा, महाराज नंद ने कहा है कि उस बार समुद्र पार से वाणिज्य पर तुमने 20% कर नहीं दिया था, इसलिए अब की बार जब तुम नगर के बाहर जा रहे हो तो 17 नील मड़ियाँ, 5 गज मुक्तियाँ और 3 सर्प मड़ियाँ लेकर ही आना। यही कहने के लिए मैं भेजा गया हूँ। धनदत्त कहता है, आए कहते क्या हो आप। राजपुरुष कहता है, जो तुम सुन रहे हो। धनदत्त कहता है, इस इसके सुनने पर कान फटने से बच जाएंगे। राजपुरुष कहता है, मैं यह सब कुछ नहीं जानता। धनदत्त कहता है, किंतु देखिए, भदंत कहते हैं कि पुरुष कुछ कर ही नहीं सकता, क्यों ना। अजीबक, नियत जो करती है। अजीब कहता है, नियत जो करती है वही मनुष्य के लिए पथ्य है, मूर्ख मनुष्य व्यर्थ की टांग अड़ाता है। आगे देखिए राजपुरुष कहता है, अकर्म भिक्षु, यह क्या पाठ पढ़ा रहे हो। चंदन कहता है, नियत ये तुम्हारी टांग तोड़ दे भिक्षु जी। अजीवक कहता है, तो तुम अपनी पीठ पर लाद कर मुझे जहां जाना हो वहां पहुंचा दोगे। चंदन कहता है, और तुम्हारा बोझ ढोना मैं ना स्वीकार करूं तो। अजीवक कहता है, तो कदाचित नियत तुम्हारी टांग भी तोड़ चुकी होगी। चंदन कहता है यह मुख है कि अभिशापों पर परनाला काहे देता हूं मैं, कह देता हूं मैं। आगे देखिए, सेठ वेठ नहीं हूं, मैं भी कुछ मैं भी कुछ समझा ना, साप देने का मुझे भी अधिकार है। यज्ञोवीत निकाल कहता है, यज्ञोवीत निकालने लगता है अजीवक मुस्कुराता हुआ। तुम कुछ हो यह तो मैं नहीं जानता था। राजपुरुष, सुनो राजा कह रहा है, सुनो राजा की आज्ञा क्या है, इसको तो तुम समझ गए होगे। धनदत्त कहता, सब समझ गया, किंतु यह बताइए सर्पमणि क्या होगी, वह विष से बुझी हुई वस्तु भला। राजा, राजपुरुष कहता है, अरे तुमको नहीं मालूम कि राजकुमारी का ब्याह पंचनद नरेश से होने की बात चल रही है, उसमें उपहार देने के लिए इन मड़ियों की नितांत आवश्यकता है। चंदन कहता है, नितांत। राजपुरुष घुड़क कर, चुप ना रहोगे तो तुमको अभी। चंदन रुआसा स्वर बनाकर, अपमान ना करो मेरा। हाँ, मैं भी कभी कोई कुछ कहीं का था, अपना अपना समय है। धनदत्त की देख रेख करने, उसकी सहायता के लिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ, नहीं तो। राजपुरुष कहता है, मैं तो तुम्हारा दुख सुख सहज से छुड़वा सकता हूँ। चले चलो मेरे साथ, जहाँ अंधकूप के 3 मास रहें कि यह सब रोग छूट जाएंगे। बड़े बड़े लोग की आमात्यों और मैत्रियों की भी वहाँ चिकित्सा हो रही है। चंदन कांप कर, दुहाई हो भाई धनदत्त, मुझे बचाओ इस यमदूत से, कुछ दे रक्षा। कह रहा है, कुछ दे ले लेकर रक्षा करो। आगे देखिए धनदत्त कहता है, किंतु इतनी बड़ी उपहार सूची, ओह, यह तो सूची की तरह चुभने लगती है राजपुरुष से। क्यों महोदय, क्यों ना मैं ही इन सब वस्तुओं को पंचनद नरेश तक पहुंचा दूं, जहां राजकुमारी का ब्याह होने वाला है। आप भी झंझट से बच जाओगे। यहाँ आते समय कहीं मेरे सारथ पर डाकुओं सारथ पर डाका पड़ गया तब। राजपुरुष कहता है, नहीं, यहाँ वे सर्पमड़ियाँ भंडारिक की परीक्षा से पहले आवेंगी। स्मरण रखना, मैं जाता हूँ। चंदन कहता है, मुझे छोड़े जाइए, आपका बड़ा यश गाता फिरूंगा। क्षमा हे महापुरुष, देव पुरुष, राजपुरुष, मेरे पूर्व पुरुष, क्षमा। दंडवत करता है राजपुरुष, हंसते हुए प्रस्थान राजपुरुष का हंसते हुए प्रस्थान हो जाता है। धनदत्त कहता है, चंदन, देखता हूं कि जाना नहीं होगा। चंदन कहता है, यह भी
अच्छा ही है। आजीवक से, क्यों महात्मा जी आपकी क्या सम्मति है? आजीवक कहता है नियत तुम लोगों आजीवक कहता है नियत तुम लोगों को अपने पथ पर आज ही ले चलेगी चंदन। और आपको आजीवक, मैं तो भाई पहले ही कह चुका हूं, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। चले चलो आंख मूंद कर। आगे देखिए धनदत्त क्या कहता है। आज की यात्रा मैं तो देखता हूं कि बड़ी बाधाएं हैं, है ना चंदन? अरे भाई आज कह रहा है, अरे भाई अब रात यही चैत्य वृक्ष के नीचे बितानी होगी, तो चलो वहीं चलें। धनदत्त कहता है किंतु 11 पग की दक्षिण श्वास में चल दक्षिण श्वास में चल नहीं सका, पांच ही चलकर बैठ गया। अब चंदन कहता है यही तो मैं विचार कर रहा हूँ। आजीवक कहता है तो फिर आप लोग विचार कीजिए, जाने का उपक्रम करता है। धनदत्त, वाह आप चले कहाँ? आज की रात तो आपको यही हम लोगों के साथ बितानी पड़ेगी। देखो हम लोग कहता है देखो हम लोगों के साथ ही तो यहीं तो वहीं रुके रहेंगे रात को। हम लोग अकेले वृक्ष के नीचे कैसे रहेंगे? तुम रहोगे तो भूत लोग तुम्हें अपना भाई बंधु समझकर हम लोगों को ना सतावेंगे। आजीवक, परंतु उस वृक्ष के नीचे चलो तब तो। धनदत्त कहता है हाँ रे चंदन, सूची में कहता हाँ रे चंदन, सूची में कुछ भूल ना हो। चंदन कहता अरे चलो तो बैठकर लिख भी ले। धनदत्त कहता है पर चले तो कैसे? कैसे मुहूर्त में निकले हैं भगवान? आजीवक कहता है मैं बताऊं, पैर से ना चलो रेंग कर चलो। धनदत्त, ए चंदन ठीक तो? धनदत्त कहता है अरे मेरी तोत तो देख लो, तब ही छिल जाएगी तो। चंदन कहता है फिर मुहूर्त की व्यवस्था? धनदत्त कहता है अच्छा अच्छा फिर पेट के बल घिसकता। धनदत्त जो है पेट के बल घिसकने लगता है। दृष्टांत 6 अब आता है, दृष्टांत 6 में चलते हैं। तो दृष्टांत 6 में क्या आता है? मगध में नंद की राज्यसभा। मगध में नंद की राज्यसभा, राक्षस और सभासदों के साथ नंद। नंद कहता है हाँ तब? राक्षस कहते हैं दूत लौट आए और उन्होंने कहा कि पंचनद नरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं है। आप लोग चैनल बनाए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिए। हम लोग चंद्रगुप्त नाटक देख रहे हैं जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अब इसमें क्या है, राक्षस फिर नंद कहते हैं क्यों? तो राक्षस कहता है प्राच्य देश के बौद्ध और शूद्र राजा की कन्या से वे पैड़े नहीं कर सकते। नंद कहते हैं इतना गर्व? राक्षस कहता है यह उनका गर्व नहीं, यह धर्म का दंभ है, व्यंग है, और इसका फल चखा दूंगा। मगध जैसी शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच जाएगा। ब्राह्मणों का यह प्रतिहार का प्रवेश। अब प्रतिहार आता है। प्रतिहार क्या कहता है? जय हो देव, मगध से शिक्षा के लिए गए हुए तक्षशिला से स्नातक आए हैं। नंद कहता है लियाओ प्रतिहार का प्रस्थान। चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश होता है। स्नातक राजाधिराज की जय हो। स्नातक कहते हैं राजाधिराज की जय हो। नंद कहता है स्वागत है। आमत्य व रुच भी आमत्य व रुच अभी नहीं आए। देखो तो प्रतिहार का प्रस्थान होता है, और वरुच जो कि कात्यायन है के साथ प्रवेश होता है। वरुच वरुच कहता है कि जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था। नंद कहता है तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। वरुच कहता है राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, उस उसके परिणाम उसके परिणाम की भी पुनः परीक्षा आप अपने गुरुजनों के प्रति अपराध करना है। नंद कहता है किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लगता है, या किस इसका सदुपयोग होता है? इसका निर्णय कैसे हो?
राक्षस कहते हैं, राक्षस केवल साधर्म की शिक्षा ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है, और वह तो मगध में ही मिल सकती है। चाणक्य का सहसा प्रवेश। शस्त्र दैवारिक पीछे पीछे आता है चाणक्य, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती। भले ही यह संघ कहता है, भले ही यह संघ बिहार में रहने वाले के लिए उपयुक्त हो। नंद कहता है, किंतु अनाधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? चाणक्य कहता है, तक्षशिला से लौटे हुए एक स्नातक ब्राह्मण। नंद कहता है, ब्राह्मण ब्राह्मण, जिधर देखो कृत्या के समान इतना अधिक, कृत्या के समान इतना आतंक, ज्वाला धधक रही है। चाणक्य कहता है, नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ है? भस्मान व गंठित भस्मान व गुंठित अंगारे रह गए हैं। राक्षस कहता है, तब भी इतना था? चाणक्य कहता है, देखिए अब चाणक्य क्या कह रहे हैं, वह तो रहेगा ही। जिस दिन उसका अंत होगा उस दिन आर्यव्रत का ध्वंस होगा। यदि आमत्य में ब्राह्मण विनाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि का शुभ राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिद्ध सिर पर मर्राने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यव्रत की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। नंद कहता है, नंद कहते हैं, ब्राह्मण, तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो। चाणक्य कहता, महाराज उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला कह रहा है, उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था, और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैं अध्यापन का कार्य भी किया है। इसलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूं। नंद कहता है, तुम चुप रहो। चाणक्य कहते हैं, एक बात कहकर महाराज। राक्षस कहता है, क्या? चाणक्य कहते हैं, अब चाणक्य क्या कह रहे हैं, यवनों की विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुंच गई है। तक्षशिला की भी उनमें अभिसंधि है। संभवतः समस्त आर्यव्रत पदाक्रांत होगा। उत्तरापद में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र हैं। वे उस सम्मिलित पारसिक यौसन बल को रोकने में असमर्थ होंगे। अकेले पर्वत अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है। इसलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। कल्याणी। अब कल्याणी का प्रवेश होता है। कल्याणी कहती है, प्रवेश कर, पिताजी, मैं प्रवृत्तेश्वर के गर्भ की परीक्षा लूंगी। मैं विशल कन्या हूँ। उस छत्री को यह सिखा दूंगी कि राज्य कन्या कल्याणी किसी छत्री से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन्न गंधार युद्ध में मगध की सेना अवश्य जाए, और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित प्रवृत्तेश्वर को सहायता देकर सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसता है। राक्षस कहता है, राजकुमारी, राजनीति महल राजनीति महलों में नहीं रहती। इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उदांत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगेगा, और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकार लेने का अधिकार नहीं हो जाता। आगे देखिए, आगे कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, सच है बौद्ध आमत्य कहते हैं, सच है बौद्ध आमत्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद ना रखेंगे। नंद कहते हैं, वाचाल्य ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहार तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। चाणक्य कहते हैं, राजाधिराज, मैं जानता हूं कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता। इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की। आपने अपहृत ब्राह्मण
अपघृत ब्रह्मस्य के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी, क्योंकि जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण ना मिलेगी। परंतु जब राष्ट्र के लिए राक्षस, चुप रहो, चड़क के पुत्र हो, चड़क के पुत्र हो ना, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद कहता है, क्या? उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान, निकलो इसे अभी यहाँ से। कहता है, निकालो इसे अभी यहाँ से। प्रतिहार आगे बढ़ता है, चंद्रगुप्त सामने आकर रोकता है। चंद्रगुप्त कहता है, सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान ना किया जाए। मैं भी उत्तराधिपत में आ रहा हूँ। आर्य चाणक ने जो कुछ आचार्य ने जो कुछ कहा है वह साम्राज्य के हित की बात है, उस पर विचार किया जाए। आगे देखिए, चंदनंद कहता है, कौन? सेनापति मौर्य का कुमार, सेनापति मौर्य का कुमार जो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए ही तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखों गांधार का उपलब्ध देखा है। मुझे गुरुदेव के मत में पूर्ण विश्वास है। यह आतुकांग आ आगुंत आपत्ति पंचनद प्रदेश तक ही ना रह जाएगी। नंद कहता है, अबोध युवक, तो तुम कहता है, अबोध युवक, तो क्या इसलिए अपमानित होने पर भी मैं प्रवतेश्वर की सहायता करूं? संभव असंभव है। तुम राजाज्ञा में बाधा ना देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहार निकालो इस ब्राह्मण को। यह बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है। चंद्रगुप्त कहता है, राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभ चिंतकों को शत्रु बनाएंगे। कल्याणी कहती है, पिताजी, चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उसकी भी मान लीजिए। नंद कहता है, चुप रहो, ऐसे उदांत को मैं कभी नहीं क्षमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो। अब कभी मगध में मुंह ना दिखाना। प्रतिहार दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य रुक कर कहता है, चाणक्य क्या कहता है रुक कर? चाणक्य कहता है, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मधाता से प्रेरित राजनीति आंधी आंधी की तरह चलेगी। उसमें नंद वंश सामूल्य उखड़ेगा। नियत सुंदरी के भाव में पड़ने लगा है। समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धा भी सिद्ध हो। नंद कहता है, यह समझकर कि ब्राह्मण अबाध्य हैं, तू मुझे भय दिखलाता है। प्रतिहार इसकी शिखा पकड़कर प्रतिहार कहता है, इसी शिखा पकड़कर इसे बाहर करो। प्रतिहार उसकी शिक्षा शिक्षा नहीं सीखा होगा, या सीखा है, उसकी शिखा पकड़कर घसीटता हुआ वह निशंक और दृष्टा से कहता है। आगे देखिए, चाणक्य कहता है, चाणक्य कहता है, घींच ले ब्राह्मण की शिक्षा। चाणक्य कहता है, घींच ले ब्राह्मण की शिक्षा। शूद्र के अन्न से शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते खींच ले। परंतु यह शिखा कहता है, परंतु यह शिखा नंद कुल की कालस्पर्णी कालस्पर्णी है। यह तब तक ना बंध बंध यह तब तक ना बंधन में होगी जब तक नंद कुल निशेष ना होगा। नंद कहता है, इसे बंदी करो। चाणक्य बंदी किया जाता है। अब देखिए, दिशांत साथ में 6 में चाणक्य को बंदी कर दिया जाता है। और देखते हैं दिशांत साथ में क्या होता है। सिंधु तट पर अलका मालविका राजकुमार मैं देख आई। उद्ध भांड में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज में युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं, और मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। यह कुछ अधूरा सा रह गया है, परंतु पर इसके देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। आगे देखिए, अलका कहती है, सखी सखी
बड़ा दुख होता है जब मैं यह स्मरण करती हूँ कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। देखूं तो तेरा मानचित्र। मालविका मानचित्र देती है। अलका उसे देखती है। एक यवन सैनिक का प्रवेश। वह मानचित्र अलका से ले लेना चाहता है। अलका दूर हो। दुर्विनीत दाशु मानचित्र अपने मानचित्र अपने कंचुकी में छिपा लेती है। यवन यह गुप्तचर है। यह गुप्तचर है। मैं इसे पहचानता हूँ। परंतु सुंदरी तुम कौन हो जो इतनी सहायता कर रही हो। अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसका सप्रमाण बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊं। अलका कहती है यह असंभव है। पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से यह अत्याचार करना चाहते हो। यौन कहता है मैं देवपुत्र विजेता बलछेंद्र का नियुक्त अनुचर हूँ और तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूँ। यह अधिकार मुझे गंधार नरेश ने दिया है। अलका कहती है आह यवन गंधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य ललनाओं के साथ घृष्टा का व्यवहार करो। यवन कहता है करना ही पड़ेगा। मुझे मानचित्र लेना ही होगा। अलका कहती है कदापि नहीं। यवन कहता है क्या यह वही मानचित्र है जिसे इस स्त्री ने उदांत में बनाना चाहा था। अलका कहती है परंतु यह तुम्हें नहीं मिल सकता। यदि तुम सीधे यहाँ से ना टलोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। अलका कहती है यौन कहता है तब तो मेरा उपकार होगा किंतु क्योंकि इस अंगीठी को देख कि उसकी इस अंगूठी को देखकर वे मेरी सहायता करेंगे। अलका कहती है देखकर सिर पकड़ लेती है। ओह यौन कहता है हंसता हुआ अब ठीक पथ पर आ गई होगी बुद्धि। लाओ मानचित्र मुझे दे दो। अलका निस्सहाय इधर उधर देखती है। सिंगाहरण का प्रवेश होता है। सिंगाहरण क्या कहता है चौक कर है कौन राजकुमारी और यह यवन। अलका कहती है मालवीर स्त्री की मर्यादा को ना समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि ये चला जाए। सिंगारण कहता है यवन क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती। क्या सचमुच तुम बर्बर हो। यवन कहता है मेरी उस सभ्यता ने भी मुझे रोक लिया है। कहता है मेरी उस सभ्यता ने ही मुझे रोक लिया है। नहीं तो मेरा यह कर्तव्य था कि मैं उस मानचित्र को किसी भी पुरुष के हाथ में होने से उसे जैसे बनता ले ही लेता। सिंगारर कहता है तुम बड़े प्रगल्भ हो यवन। क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसे आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो। यवन कहता है उसे आमंत्रण देने के लिए ही उतनी दूर से आया हूँ। सिंगारर कहता है राजकुमारी यह मानचित्र मुझे देकर आप निरुपद हो जाए फिर मैं देख लूंगा। अलका कहती है मानचित्र देते हुए तुम्हारे लिए ही ये मंगवाया गया था। सिंगारड़ उसे देखते हुए ठीक है मैं रुका भी इसीलिए था। यवन से हाँ जी कहो अब तुम्हारी क्या इच्छा है। उसके बाद यवन खड़ग निकालकर मानचित्र हमें दे दो या प्राण देना होगा। सिंगारड़ कहता है उसके अधिकारी का निर्वाचन खड़ग करेगी। उसके अधिकारी का निर्वाचन खड़ग करेगा तो फिर सावधान हो जाओ। तलवार खींचता है यवन के साथ युद्ध। सिंगाहरण घायल होता है परंतु यवन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है। वह भाग निकलता है। अलका वीर
यद्यपि तुम्हें अवस्था विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है। वह जाकर कुछ उत्पाद मचाएगा। पिताजी पूर्णतः से यौवन के हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिंहासन हंसता और रक्त पोंछता हुआ, मेरा मेरा काम हो गया राजकुमारी। मेरी नौका प्रस्तुत है, मैं जाता हूँ। परंतु बड़ा अनर्थ होना चाहता है। क्या गंधार नरेश किसी तरह ना मानेंगे? अलका कहती है, कदापि नहीं। प्रत्येश्वर से मैं वैर बद्ध मूल है। सिंगारण कहता है, अच्छा, देखा जाएगा तो कुछ होगा। देखिए, मेरी नौका आ रही है। अब विदा मांगता हूँ। सिंधु से नौका आती है। घायल सिंगारण उस पर बैठता है। सिंगारण और अलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अलका, मालविका भी तुम्हारा कहते हैं, मालिका ही तुम्हारे साथ जाएगी। तुम अकेले जाने योग्य इस समय नहीं हो। सिंगारण कहता है, जैसी आज्ञा। बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा। जन्मभूमि के लिए ही जीवन है। फिर जब आपकी सुकुमारियां इस सेवा में कटिबद्ध हैं, तब मैं पीछे कब रहूंगा। अच्छा, नमस्कार। मालविका नाव में बैठती है। अलका सात्विक नैनों से देखती हुई नमस्कार करती है। नाव चली जाती है। सैनिकों के साथ यवन का प्रवेश। यवन निकल गया। मेरा अहेर सब यह सब प्रपंच इसी रमणी का है। इसको बंदी बनाओ। सैनिक अलका को देखकर सिर झुकाते हैं। बंदी करो सैनिक। सैनिक, मैं नहीं कर सकता। आगे देखिए यौन, क्यों गंधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? सैनिक कहते हैं, यही कि आज जिसे जिसे कहे उसे हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले चलें। यवन कहता है, फिर विलंब क्यों? अलका संकेत से अलका संकेत से वर्जित करती है। सैनिक, हम लोगों की इच्छा। यवन कहता है, तुम राजद्रोही। इसमें यवन कहता है, तुम राजद्रोही हो। सैनिक कहता है, कदापि नहीं। पर यह काम हम लोगों से ना हो सकेगा। यवन कहता है, सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा। मैं स्वयं बंदी बनाता हूँ। ठहर कर अलका की ओर बढ़ता है। सैनिक तलवार खींच लेते हैं। यह क्या सैनिक, डराते हो क्या कायर? स्त्री पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो। और एक कहता है, और एक युवक के सामने भाग निकले। यौन कहता है, क्या राजकीय आज्ञा का ना तुम स्वयं पालन करोगे और ना करने दोगे? सैनिक कहते हैं, यदि सहसा हो मरने का तो आगे बढ़ो। अलका कहती है सैनिकों से, ठहरो, विवाद करने का समय नहीं है। यौन से कहो, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? यौन कहता है, मैं तुम्हें बंदी करना चाहता हूँ। अलका कहती है, कहाँ ले चलोगे? यौन कहता है, गंधार नरेश के पास। अलका कहती है, मैं चलती हूँ, चलो। आगे अलका, पीछे यवन और सैनिक जाते हैं। दृष्टांत 8 में। अब दृष्टांत 7 में, ये क्या 6 में जो है, चंद्रगुप्त वो उसको चाणक बंदी किया जाता है। दृश्यांत 7 में अलका स्वयं जाती है गंधार नरेश के पास। अब दृश्यांत 8 देखिए। दृश्यांत 8 क्या है? दृश्यांतर 8, मगध का बंदी गृह। चाणक्य चाणक्य कहता है, समीर की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना। परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्लभ हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है। और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की कठोरता भी है। जकड़ी हुई लौह श्रृंखलाएं, एक बार तो फूलों की माला बन जा। और मैं मोम कहता है, और मैं मोदोन्मत्त बिलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्या रोने लगूं इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता में, बिलबिला कर दया की भिक्षा मांगूं।
और मांगो कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने दे चने जो देते हो ना दो। एक बार स्वतंत्रता एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा ना करना। आगे देखिए, ऐसा ना करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बम्बी रह जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि किसी से ना मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर ना किसी पर करूंगा। ऊपर देखकर, यहाँ देखिए क्या कहते हैं, चाणक्य ऊपर देखकर, क्या कभी नहीं? हाँ हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय वन्या के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के ब्रज के समान भयानक बनूंगा। किवाड़ खुलता है, वरुचि और राक्षस कहता है स्नातक अच्छे तो हो। चाणक्य कहता है कि बुरे कब थे बौद्ध्यामत्य। राक्षस कहता है आज हम लोग एक काम से आए हैं। आशा है कि तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपने अपना दोनों का उपकार ना करोगे। वरुण, हाँ चाणक्य, आमत्य का कहना मान लो। चाणक्य कहता है, भिक्षोप जीवी ब्राह्मण, क्या बौद्धों का संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विवरण हो गया? चटुकारों के समान। हाँ, मैं हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वह भी एक कपट रूप होगा। आगे देखिए, वह रुच कहता है, ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा का प्रमाण, तपोनिधि ब्राह्मण हो इतना। चाणक्य, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और समानिक समानिके के कहता है, तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के समान सिर लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने। हमारी दी हुई विभूति में हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पारीन से काम ना चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। वरुण कहते हैं, मैं वार्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य। उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदी गृह से निकलो। चाणक्य कहते हैं, मैं लेखक नहीं हूँ, कात्यायन शास्त्र प्रेरता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। राक्षस कहता है, अच्छा, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम विवाद ना बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला के मगध गुप्त प्राणिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम्ही पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूँ, ये तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर बताऊंगा। आगे क्या कहते हैं चाणक्य, जान जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं। और सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। राक्षस, ये तेष्ठ नहीं, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वरुच, विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा, मान जाओ। तुमको पारिन के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा। उस जो सातुर्य उस सालातुर्य व्याकरणिक में लिखा है। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका। चाणक्य कहते हैं, मेरे पास पारिन से सिर खपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? वरुण कहते हैं, जिसने स्वयं स्वयं मधो नामत्युद्धि
सूत्र लिखा है, स्वायु मधु नामत धदिते, सूत्र लिखा है। यह केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी है। उनकी अवहेलना, चाणक्य कहता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक, और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र ही। सुनो वरुच, मैं कुत्ते को कुत्ता ही मानना, कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के कहता है, नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। तुम जाओ। वरुण कहते हैं, क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य कहते हैं, तुम लोगों के हाथ से वह भी नहीं। आगे देखिए, राक्षस क्या कहते हैं, अच्छा तो फिर तुम्हें अंध तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्तारक्त खड़ग के लिए सहसा प्रवेश चाणक्य का बंधन करता है। राक्षस प्रतिहारियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त, चुप रहो अमात्य, सौ में बोलने की शक्ति नहीं, तुम्हारे प्रतिहारी जीवित नहीं रहे। चाणक्य कहते हैं, मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कहता है, चलिए गुरुदेव। खड़ग उठाकर राक्षस से, यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो। राक्षस बैठ जाता है। वरुच गिर पड़ता है और चंद्रगुप्त चाणक्य को लिए निकलता हुआ किवाड़ बंद कर देता है। नौ देखिए, गंधार। नौ में क्या होता है, दृष्टांत नौ में, गंधार नरेश का प्रकोष्ठ, चिंता युक्त राजा प्रवेश करते हुए। यहाँ देखिए राजा क्या कहते हैं, राजा, बूढ़ा हो चल बूढ़ा हो चला परंतु मन बूढ़ा ना हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा, पर तृप्त हो नहीं होती। अम्भीक को अभी युवक अम्भीक तो अभी युवक है। उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है। गंधर्व नगर की गंधर्व नगरी की सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। विचारक, हाँ ठीक तो नहीं, पर उन्नत के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। ठहर कर रोक दूं। आगे देखिए, अब आगे क्या कह रहे हैं, अब से भी अच्छा है जब वे घुस आवेंगे, तब गंधार को ही वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। अलका के साथ यवन और राक्षसों का प्रवेश। बेटी अलका। अलका कहती है, हाँ महाराज। अलका राजा कहते हैं, नहीं कहो। हाँ पिताजी। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं? अलका कहती, नहीं महाराज। राजा कहते, फिर महाराज, पगली लड़की कहे पिताजी। कहते हैं, अलका कहती है, वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन के से पक्षपाती हो जाएगा। राजा कहते हैं, यह क्या? यवन कहता है, महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारी अन्यथा मैं इन्हें बंदी ना बनाता। राज, राजा कहते हैं, शेलुकश, तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है। यवन यवन यह मेरी राजकुमारी अलका है। आ बेटी। उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। वह आगे हट जाती है। अलका, नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए। यवन उड्डन उद्भांड पर बांधने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया था, और जब मैं उसे मांगने लगा तो एक युवक को देकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैं यह समाचार आप तक निवेदन किया, और आज्ञा मिली कि वे बंदी किए जाए, परंतु
परंतु वह युवक जो है निकल गया। आगे देखिए राजा क्या कहते हैं। राजा कहते हैं, क्यों बेटी, मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी शेलुकश से, तो क्या चिंता है, जाने दो, मानचित्र तुम्हारा पुल बांधना रोक नहीं सकता। अलका कहती, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनवाया गया है, वह गांधार की लगी हुई कालिख छुड़ाने के लिए। राजा कहते हैं, तो सो तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो। विवेक से अंबिक का प्रवेश। अंबिक कहता है, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। राजा, क्यों अलका, यह बात सही है। अलका, सत्य है महाराज, जिस उन्नत की आशा में अंबिक से यह कहती है, जिस उन्नत की आशा में अंबिक ने यह नीच कर्म किया है, अंबिक ने नीच नीच कर्म किया है, उसका पहला फल यह है कि आज मैं बंदिनी हूँ। संभव है कल आप होंगे और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी, उसका मुखिया होगा आपका वंश उज्ज्वलकारी अंबिक। यवन कहते हैं, संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्र राज्य है, यह व्यर्थ की बात है। अंबिक कहता है, शेलुकश, तुम विश्राम करो, हम इसको समझाकर तुमसे मिलाते हैं। आगे देखिए, राजा कहता है, परंतु अंबिक, राजा कहता है, परंतु अंबिक, राजकुमारी बंदिनी बनाई गया, वह भी मेरे सामने, उसके लिए एक यौवन दंड की व्यवस्था करे, यही तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। अलका कहती, महाराज मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त रहने पर यही करूंगी। कुलपुत्रों से के रक्त से आर्यव्रत की भूमि सिंचेगी, दान दानवी बनकर जन्मी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज, आर्यव्रत के सब बच्चे अंबिक जैसे नहीं होंगे, वे इतनी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजयवाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। सब बचे हुए छतांक वीर गंधार भारत के द्वार रक्षक को विश्व घाती के नाम से पुकारेंगे और उनमें और उसमें नाम लिखा जाएगा मेरे पिता का। आह, उसे सुनने के लिए मुझे जीवित ना छोड़िए, दंड दीजिए, मृत्यु दंड। अंबिक कहता है, आगे अंबिक क्या कहता है, इसे उन सबों में खूब बहकाया है। इस कहता है, इसे उन सब ने खूब बहकाया है। राजनीति के खेल क्या है, जान राजनीति के खेल यह क्या जाने पिताजी। प्रवृत्तेश्वर उद्दांत प्रवृत्तेश्वर ने जो मेरा अपमान किया है उसका प्रतिशोध। राजा कहते हैं, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कह दिया है कि कायर अंबिक से अपने लोक श्रुत कुल की कुमारी का विवाह ना करूंगा। और भी कहता है, और भी उसने वितस्ता के इस पार अपनी एक चौकी बना ली है जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है। आगे देखिए, अलका कहती है, तब महाराज, उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया वह कायर नहीं तो क्या है। अम्बिक, चुप रहो अलका। राजा कहती है, तुम दोनों ठीक ही बातें कर रहे हो, फिर मैं क्या करूं। अलका कहती है, हे महाराज, मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी अंबिक हो, उसके शुभाशुभ की कसौटी है। मैं भ्रम में हूँ। राजा कहते हैं, मैं यह कैसे कहूँ। अलका कहती है, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाऊं। राजा कहते हैं, कहाँ जाओगी और क्या करोगी अलका। अलका कहती है, गंधार में विद्रोह मचाऊंगी। राजा कहते हैं, नहीं अलका,
तुम ऐसा नहीं करोगी? अलका कहती है, करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। राजा कहते हैं, फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। अंबिक कहता है, और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा कहते हैं, नहीं अंबिक, तुम चुप रहो, सावधान। अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहता है उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अंबिक सिर नीचे कर लेता है। अलका, मैं मैं जाती हूँ पिताजी। राजा अनमनस्य अनमनस्य भाव से सोचता हुआ, जाओ। अलका चली जाती है। अंबिक अंबिक पिताजी। राजा, लौ जाओ। इसमें कहता है, लौट जाओ, लौट आओ। राजा कहता है, लौ आओ। अंबिक कहता है, इस व्यवस्था अंबिक क्या कहता है, इस अवस्था में तो लौट आता, परंतु वे यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं, पुल बन बन चुका है, नहीं तो पहले गंधार का ही नाश होगा। राजा कहते हैं, तब निश्वास लेकर, जो होना हो सो हो, पर एक बात अंबिक, आज से मुझसे कुछ ना कहना, जो उचित समझो करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ, गंधार जाने और तुम जानो। वेग से प्रस्थान करता है राजा। दृश्यांत 10 में प्रत्येश्वर की राज्यसभा। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। हम लोग देख रहे हैं चंद्रगुप्त नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। अब बात कर रहे हैं दृश्यांत 10 की। देखते हैं दृश्यांत 10 में क्या है। इसमें प्रवतेश्वर की राज्यसभा है। देख लेते हैं प्रवतेश्वर की राज्यसभा में क्या है। इसमें आर्य चाणक्य कहते हैं, प्रवतेश्वर, आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आती। कहते हैं, आपकी जो बातें हैं वो ठीक ठीक नहीं समझ में आती। चाणक्य, कैसे आवेंगी? मेरे पास केवल बात ही है ना, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ। प्रगतेश्वर कहते हैं, परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है। मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। चाणक्य कहते हैं, निरुपाय लौट जाऊं, नहीं तो मगध कहते हैं, निरुपाय लौट जाऊं, नहीं तो मगध की लाक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव पर्वतेश्वर की पताका के नीचे युद्ध करती। वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनद का तिरस्कार किया था। पर्वतेश्वर, हाँ, तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा? नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होगा? चाणक्य कहते हैं, मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त, जो मेरे साथ यहाँ आया है। पर्वतेश्वर, पिपल्ली कानन के मौर्य भी वैसे ही विशल है, उनको राज सिंहासन दीजिएगा। चाणक्य कहते हैं, आर्य क्रियाओं का लोप आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को वृषलभ्य मिलता। वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं। बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके श्रौत संस्कार छूट गए हैं। अवश्य, परंतु कहते हैं, परंतु इनके छत्री होने में कोई संदेह नहीं। और महाराज, धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं, मुझे पात्र देखकर उनका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व का सार्वभौम्य व शाश्वत बौद्ध वैभव है। वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन, संस्कृत से पूर्ण मनुष्य के मूर्धाभिषिक्ति करने में दोष क्या है? प्रवतेश्वर हंसकर, यह आपका सुविचार नहीं ब्राह्मण। चाणक्य कहता है, वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था, तब पल्लव
दरद, कम्बोज आदि छत्री बने थे। राजन, यह कोई नई बात नहीं है प्रवतेश्वर, यह सामर्थ्य ऋषियों की बात है। चाणक्य भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किसे कहते हैं। क्षत्रियाभिमानी पौरुष, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते हो। प्रवतेश्वर कहता है, शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण के मुख से यह बात शोभा नहीं देती। चाणक्य कहते हैं, तभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में ले आना चाहता है। पर पौरव, जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय के शास्त्र धारण करने पर आर्तवाणी नहीं पड़नी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसे ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। आगे देखिए, प्रत्युषर कल्पना है। चाणक्य कहता है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होगी और स्मरण रखना, आसन्न यवन युद्ध में शौर्य के गर्भ में तुम पराभूत होगे। यवन के द्वारा समग्र आर्यव्रत पराक्रम होगा। उस समय तुम मेरा स्मरण करोगे। प्रत्येश्वर कहता है, केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं। मैं इससे नहीं डरता, परंतु डराने वाले ब्राह्मण, तुम मेरी सीमा से बाहर हो जाओ। चाणक्य चाणक्य के ऊपर देखकर, अरे पदचलित ब्राह्मणत्व कहता है, अरे पदचलित ब्राह्मणत्व देख, कहता है, देख शूद्र ने निडक बद्ध किया, क्षत्रिय तब तब जल एक बार अपनी ज्वाला में जल, उसकी उनकी चिंगारी से तेरे पोशाक वैश्य, सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो। जाता हूँ पौरव। उपेक्षा से देखते हुए प्रलुतेश्वर एक ओर जाता है, दूसरी ओर से क्षुद्र बुद्ध चाणक्य। देखिए 11 में क्या होता है, दृष्टांत 11 में, कानन पथ में अलका, कानन पथ में अलका, अलका चली जा रही हूँ, अनंत पथ है, चली जा रही हूँ, अनंत पथ है, कहीं पंथशाला नहीं और ना पहुँचने का निष्ठांत स्थान। साउल पर ना सैल पर से गिरा दी गई स्रोत सोमनी ने के दृश्य, अविराम भ्रमण, ठोकर और तिरस्कार, कानन में कहाँ चली जा रही हूँ सामने देखकर, अरे यवन शिकारी के वेश में सेलुकस का प्रवेश। सेलुकस, तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी। अलका अलका कहती है अलका कहती है, मेरा देश है, मेरा पहाड़ है, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि में एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर में एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं से बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊंगी यवन। शेलुकस, यहाँ तो तुम अकेली हो सुंदरी। अलका, सो तो ठीक है। दूसरी ओर देखकर सहसा, परंतु देखो तो वह सिंह आ रहा है। सेल्कस उधर देखता है, अलका दूसरी ओर से निकल जाती है। सेल्कस निकल गई, दूसरी ओर जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। चाणक्य, वत्स तुम बहुत थक गए होगे। चंद्रगुप्त कहता है, आर्य, नसों में अपने बंधन ढीले कर दिए हैं, शरीर अवस्त्र हो रहा है, प्यास भी लग रही है। चाणक्य कहते हैं, और कुछ दूर ना चल सकोगे। चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा हो। चाणक्य कहते हैं, पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके उसके उठ पर ही विश्राम करना ठीक होगा। चंद्रगुप्त चलने के लिए पैर बढ़ाता है, फिर बैठ जाता है। उसे पकड़कर सावधान चंद्रगुप्त। आगे चंद्रगुप्त, आर्य, कहता, आर्य, प्यास से कंठ सूख रहा है, चकरा रहा है। चाणक्य कहता है, तुम विश्राम करो, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। प्रस्थान करता है। चंद्रगुप्त पसीने से तर लेट जाता है। एक व्याघ्र समीप आता दिखाई पड़ता है। शेलकस प्रवेश करके धनुष संभाल कर तीर चलाता है। व्याघ्र मरता है। शेलकस की चंद्रगुप्त को सचेत करने की चेष्टा। चंद्रगुप्त का
सचेत करने की चेष्टा थी और चाणक्य का जल लिए आना। सेलूकस, थोड़ा जल। इस महत्वपूर्ण पथिक की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। चाणक्य, जल के छींटे देकर आप कौन हो? चंद्रगुप्त, स्वस्थ है। सेलूकस, यवन सेनापति। तुम कौन हो? चाणक्य कहता है, एक ब्राह्मण। सेलूकस कहता है, यह तो कोई बड़ा बड़ा श्रीमान पुरुष है। ब्राह्मण, तुम इसके साथी हो? चाणक्य कहता है, हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। सेलूकस कहता है, कहाँ निवास है? चाणक्य कहता है, यह चंद्रगुप्त मगध का निर्वासित राजकुमार है। और सेलूकस कहता है, कुछ विचार कर। अच्छा, अभी तुम मेरे शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कहीं जाना। आगे देखिए, चंद्रगुप्त, एक व्याघ्र कैसे मरा? ओह, प्यास से मैं हतचेत हो गया था। आपने मेरे प्राण की रक्षा की, मैं कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, हम लोग फिर उपस्थित होंगे। निश्चय चाहिए। सेलूकस, अब तुम अचेत पड़े थे, तब यह तुम्हारे पास बैठा था। मैंने विपद समझकर इसे मार डाला। मैं यवन सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त कहता, धन्यवाद भारती, कृतांत नहीं होते सेनापति। मैं आपका अनुग्रहित हूँ। अवश्य आपके पास आऊंगा। तीनों जाते हैं। अलका का प्रवेश। अलका आती है। अब अलका का प्रवेश में क्या होता है देखिए, आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त। अलका आती है। आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये भी यवन के साथी। जब अंधे और कर का वृष्टि, अवर्षण और दावाग्नि का प्रकोप हो, तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन है? शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंस रहे हैं। तब रक्षा की क्या आशा? झेलम के पार सेना उतरना चाहती है। उन्मत्त प्रबतेश्वर अपने विचार में मग्न है। गंधार छोड़कर, इसमें क्या होता है, गंधार छोड़कर चलूं नहीं? एक बार महात्मा दंडायन को नमस्कार कर लूं? उस शांति संदेश से कुछ प्रसाद लेकर तब अन्यत्र जाती है। 12 में देखिए क्या होता है, सिंधु तट पर दंडायन का आश्रम। दंडायन, आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। यूजीसी नेट इकाई 8 में ये नाटक लगा हुआ है, चंद्रगुप्त नाटक, जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। देखते हैं दंडायन को। दंडायन, पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। धारा सिंधु की जल धारा बही जा रही है। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उमड़ता जा रहा है। प्रत्येक परमाणु ना जाने किस आकर्षण से खींचे चले जा रहे हैं। जैसे काल अनेक रूप से चल रहा है। यही तो इन्हीं सॉक्रेटिस का प्रवेश होता है। इन्हीं सॉक्रेटिस महात्म। दंडायन, चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। अवकाश नहीं, अवकाश नहीं, अवसर नहीं। इन्हीं सॉक्रेटिस, आपसे कुछ, दंडायन, मुझसे कुछ मत कहो। तो आपने आपसे ही कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते ही कोई किसी को सुनता है। मैं कहता हूँ, सिंधु के एक बिंदु धारा में ना बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है, ठहरता है, कदापि नहीं। ये ना सक्रीज, परंतु देवपुत्र ने। दंडायन, देवपुत्र, एना साक्रेटिस, देवपुत्र, जगत विजेता
सिकंदर ने आपका स्मरण किया है। आपका यश सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है। दंडायन हंसकर भूमा का सुख और उसकी महत्व का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नाश्वर चमकीले प्रदर्शन की अभिभूति कर सकते हैं। देव, वह किसी बलवान की इच्छा का कीड़ा किदंत नहीं बन सकता। तुम्हारा जरा भी झेलम में नहीं पार कर सका तुम्हारा जरा अभी झेलम भी नहीं पार कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से और भय से किसी के पास नहीं जा सकता। इन्हीं साक्रेटीज महात्मा, ऐसा क्यों? यदि ना जाने पर देवपुत्र दंड दे। दंडायन, मेरी आवश्यकता है कि मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति की पूरी करती है। उसके रहते दूसरे का शासन कैसे? समत लोक चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वार वहीं इसको लौटा लेता है। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। इस वस्तु को मनुष्य नहीं दे सकता। इस वस्तु को मनुष्य नहीं दे सकता। उसे कहते हैं, उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल फूल खाकर अंजल से जलपान का दृढ़ स्यास्या पर आंख बंद किए सो रहता हूँ। ना मुझे किसी को डर है, या ना मुझको किसी से डरने का कारण है। तुम यदि हाथ से मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरे स्वतंत्र आत्मा पर मेरे स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देव पुत्र का अधिकार नहीं हो सकता। इन्हीं साक्रेटीज, बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण, जाता हूँ, यही कह दूंगा। प्रस्थान करता है। एक ओर से अलका, दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सब वंदना करके सविनय में बैठते हैं। अलका, देव, मैं गंधार छोड़कर जाती हूँ। दंडायन, क्यों अलके? तुम गंधार की लक्ष्मी हो। ऐसा क्यों अलका? ऋषि यवनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं। दंडायन, तुम उत्तराधिपत की लक्ष्मी हो। तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? कुछ विचार कर। अच्छा जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलायन विभु अनेक अमंगलों की कौन कौन सी कल्याण छिपाए रहता है। कहता है, कौन कौन से कल्याण छिपाए रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते। परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो, निसंकोच चली आना। अलका, देव हृदय में संदेह है। दंडायन, क्या अलका? अलका कहती है, ये दोनों महाशय जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, ये ही अब यौनों के अनुगत क्यों होना चाहते हैं? दंडायन चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य दंडायन जो है देखते हैं कहाँ चल मतलब। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अपने अन्य मित्रों को भी शेयर कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, दंडायन चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य कुछ विचारने लगता है। चंद्रगुप्त देवी कृतज्ञता का बंधन अमोघ है। चाणक्य कहता है, राजकुमारी, उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया। आपकी शंका निर्मूल्य है। उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया, आपकी जो शंका वो निर्मूल्य है। आगे देखिए, दंडायन क्या कहते हैं। संदेह ना करो अलका,
कल्याणकृत को पूर्ण विश्वास होना पड़ेगा, विश्वास सुफल देगा, दुर्गीत नहीं। यवन सेना का प्रवेश। आगे देखिए, यवन देवपुत्र आपकी, कहता है देवपुत्र आपकी सेवा में आना चाहते हैं, क्या आज्ञा है। दंडायन। मैं क्या आज्ञा दूं सैनिक। मेरा कोई रहस्य नहीं। निर्भीत मंदिर की, यहाँ पर सबका प्रवेश, सब यहाँ पर सबका प्रत्येक क्षण स्वागत है। सैनिक जाता है। अलका। "म, तो मैं जाती हूँ, आज्ञा हो दंडायन। कोई आतंक नहीं है। अलका ठहरो तो। चाणक्य कहते हैं महात्म, हम लोग को क्या आशा है कि हम लोगों को क्या आशा है किसी दूसरे समय उपस्थित हो। दंडायन कहता है चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा। अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है। यह अवस्था संतोषजनक नहीं। सिकंदर का सेलुकस। आगे देखिए क्या होता है। सिकंदर का सेलुकस, कार्नेलिया और एनास्क्रिटीज इत्यादि सहचरों के साथ प्रवेश। सिकंदर नमस्कार करता है। सब बैठते हैं। दंडायन स्वागत। अलक्ष अलक्षंद्री, तुम्हें सुबुद्धि मिली। सिकंदर कहता महात्म, अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। दंडायन कहता है मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितना आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक होंगे। सिकंदर कहता है मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ। दंडायन कहता है जय घोष तुम्हारे चरण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत प्रभाव में होता है। अलछेंद्र अलक्षमेंद्र, राज्य सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। इसलिए आपकी प्रज्ञा की कल्याण में लगो। सिकंदर कहता है अच्छा। चंद्रगुप्त को दिखाकर, यह तेजस्वी युवक कौन है। सेल्यूकस कहता है यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सिकंदर कहता है मैं आपका स्वागत करने के लिए आपके शिविर में निमंत्रित अपने शिविर में निमंत्रित करता हूँ। चंद्रगुप्त कहता अनुगृहीत हुआ। आर्य लोगों किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। सिकंदर कहता सेल्यूकस से, तुमसे तुमसे इनका परिचय कब हुआ। सेल्यूकस कहता है इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त कहता है आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ। आपने व्याघ्र आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। सिकंदर कहता है अच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित हैं। तब तो इसके अतिथि सेनापति इसके अतिथि का आभार आप ही पर रहा। सिल्कस कहता है जैसी आज्ञा। सिकंदर कहता है महात्मा लौटती बार आपका फिर दर्शन करूंगा, जब भारत विजय कर लूंगा। दंडायन कहता है अलछेंद्र सावधान। चंद्रगुप्त को दिखाकर, देखो यह भारत के भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठे हैं। सब स्तंभ होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्लिया को देखने लगता है। एक दिव्य आलोक यवनिका। धन्यवाद। अंक एक चंद्रगुप्त नाटक, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है, आज अंक एक को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अंक एक को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। इसमें टोटल 4 अंक हैं और टोटल दृश्य को देख चुके हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अपने